चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो आपके सेकेंडरी लेवल के साथ साथ सीनियर सेकेंडरी और कॉलेज स्तर पर भी आपके जो काम आता है, और कॉलेज के साथ साथ में आपके हर प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पर इस चैप्टर में से क्वेश्चंस काफ़ी अधिक पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ ये हमारे दैनिक जीवन में भी जानकारी होनी इसकी आवश्यक जो है वो आवश्यक है। इसमें आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इसको हम हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी एक बहुत ही प्राचीन जो नाम है, और ये जो शब्द मिलकर के बना है जेनेटिक्स, वो जीन से मिलकर के बना है। जीन से मिलकर के बना है। जीन एक जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू ग्रो, यानी बढ़ना। अब यहाँ हम देखते हैं एक शब्द आता है आपके पास में हिंदी में आनुवंशिकी, और इसके साथ साथ में एक शब्द जो दूसरा जो अक्षर बोला जाता है वो इसी से मिलता जुलता शब्द है आनुवंशिकता। बच्चों, दोनों में हिंदी के नाम जरूर इनके मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। जहाँ हमने देखा है कि आनुवंशिकी को हम जो है इंग्लिश के अंदर जो है वो जेनेटिक्स कहते हैं, वैसे ही इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी। अब यहाँ हम देखते हैं कि जेनेटिक्स और हेरिडिटी जो शब्द आपस में मिलते जुलते नहीं है। हिंदी वाले जरूर इनके मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन इन शब्दों से अगर इनका अर्थ निकाले तो काफ़ी जो है वो दोनों में काफ़ी अंतर महसूस हो सकता है। जैसा कि हम मानते हैं कि जो जेनेटिक्स जो शब्द है वो देने वाले वैज्ञानिक थे विलियम बेटसन। इन्होंने 1905 के अंदर यानी 1905 के अंदर है ये जेनेटिक्स शब्द जो दिया था, और हेरिडिटी जो शब्द है वो देने वाले थे स्पेंसर। यानी जो स्पेंसर नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले जो है ये हेरिडिटी शब्द जो है वो काम में लिया था 1863 के अंदर। दोनों में अंतर क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जेनेटिक्स है वो एक किताब है, एक बुक है, जबकि हेरिडिटी क्या है, एक प्रकार के कैरेक्टर्स या लक्षण है। दोनों में यहाँ हम अंतर देखते हैं। तो पहले हमें जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हमें हेरिडिटी के बारे में पता होना जरूरी है। हेरिडिटी जो शब्द क्या होती है, तो हेरिडिटी का मतलब ये होता है जिसे हम जानते हैं कि हमने देखा कि बिल्ली से जो है बिल्ली का बच्चा पैदा होता है, आम से आम का पौधा तैयार होता है, नीम से नीम का पौधा तैयार होता है, हाथी से हाथी का बच्चा तैयार होता है, आदमी से आदमी का बच्चा तैयार होता है। क्या हमने कभी सुना है कि किसी बिल्ली से हाथी का बच्चा पैदा हुआ है, या किसी आम से है वो नीम का पेड़ प्राप्त हुआ? नहीं ना। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम ये आते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि हम जैसे हैं, हमारे जैसे ही हमारे बच्चे होंगे, यानी हमारी जो संततियाँ होगी वो निश्चित रूप से हमारे से मिलती जुलती होगी, वैसे ही गुण है उनके अंदर होंगे। यानी एक पीढ़ी से, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जनकों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का गमन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जो गमन होता है वो हेरिडिटी कहलाती है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे हमारे दादाजी से हमारे पिताजी से हम, और हमसे हमारे से हमारे बच्चे जो पैदा होंगे वो सेम है, एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब वही हाथ है, वही कान है, वही जो है सिर है, या आंतरिक जो ऑर्गन्स है वो सारे एक ही तरह के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जनकों के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन। तो पहले हमारे पास में ये डेफिनेशन हमें लिखनी है, ये आपके पास में है, जैसे हमने लिखा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों, या हम ये कह सकते हैं गुणों का गमन आनुवंशिकता कहलाती है। ये तो हो गई सबसे पहली बात। अब इसके बाद में हम यहाँ पढ़ेंगे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी की अगर हम डेफिनेशन देते हैं तो हम आनुवंशिकता से निकाल सकते हैं, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें इस आनुवंशिकता का, ये अर्थात हम यूँ कह सकते हैं इस हेरिडिटी का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन एक आ जाएगी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिंपल डेफिनेशन है इस आनुवंशिकता का,
आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है आपके पास में जेनेटिक्स कहलाएगी। यानी जेनेटिक्स जो होगी क्या होगी एक बुक होगी। इसके अलावा अगर आप ये देख सकते हैं कि आनुवंशिकता की परिभाषा हम क्या कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ बल्कि बोल के बता रहा हूँ। हम पहले आनुवंशिकता को डिफाइन कर ले। यानी इसको हम ये कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अब हम आनुवंशिकता को काम में न लेके आनुवंशिकता की परिभाषा को काम ले ले। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों के जानने का और उसको कंट्रोल करने का या नियंत्रित करने का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसके अंदर किसका इन गुणों का सजीवों के लक्षणों का और दूसरी चीज इसको जो है वो कंट्रोल करने वाला है। सजीवों के लक्षणों का वह हम यूं कह सकते हैं कि आनुवंशिकता लक्षणों की आनुवंशिकता ये आगे आनुवंशिकता वह उसको नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे जेनेटिक्स कहेंगे। तो ये सिंपल जो है वो इसकी डेफिनेशन से आ गई। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस जेनेटिक्स के अंदर क्या और हम ये देख सकते हैं। तो देखो जीन जो शब्द है वो देने वाले काफी बाद में जो शब्द दिया गया था लगभग 1900 के आसपास या 1905 के आसपास जॉनसन ने जो जीन शब्द काम में लिया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जेनेटिक्स तो फादर्स ऑफ जेनेटिक्स आनुवंशिकी का पिता ये आनुवंशिकी का पिता जो है वो किसको कहा जाता है मेंडल को कहा जाता है जिनका पूरा नाम था ग्रेगर जोहन मेंडल जिनको हम सामान्यतः जो है वो G.J. मेंडल के नाम से भी जानते हैं। ये दो क्वेश्चन है एक ईयर एक अभी जो बता रहा हूँ कि फादर्स ऑफ जेनेटिक्स है और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी आधुनिक जो आनुवंशिकी है उसका पिता तो वह है विलियम बेडसन। ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं इसमें बच्चे जो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये कहेंगे कि फादर्स ऑफ जेनेटिक्स G.J. मेंडल और मॉडर्न जो आधुनिक आनुवंशिकी उसका पिता कहा जाता है विलियम बेडसन। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है इस जेनेटिक्स क्षेत्र में वो काफी अधिक कार्य किया था इसीलिए इनको फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि मेंडल से पहले भी कुछ वैज्ञानिकों ने जो है वो मटर के पादप पर यह आनुवंशिकता का अध्ययन किया था। तो निश्चित रूप से जो है वो लगभग 1800 के आसपास सन 1800 के आसपास जो है वो नाइट व गॉस ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने मटर के पादप के ऊपर आनुवंशिकता का अध्ययन किया था और भी बहुत वैज्ञानिक हुए हैं लेकिन उनको इतनी सफलता नहीं मिल पाई। अब यहाँ हम एक दो परिभाषा और लिख करके आते हैं इसमें एक दो शब्द और आए हैं। एक तो होती है आपके पास वंशागति जिसको अपन बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हम हिंदी में कहेंगे वंशागति। वंशागति का मतलब वही हो गया अनुवांशिक संबंधित यानी संततियों के अंदर जो है वो जनकों के गुणों का पहुंचना यानी यहाँ से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जो पहुंचना। और इसी के साथ साथ में एक शब्द जो है वो बहुत अधिक बार काम में लिया जाता है उसको अपन बोलते हैं वेरिएशंस। क्या बोलते हैं उसको वेरिएशंस। जैसे हेरिडिटरी मिलकर हो गया वेरिएशंस यानी हिंदी में इसको अपन कहेंगे विभिन्नताएं। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो अपन पहले यहाँ देख लेते हैं। तो वेरिएशंस वेरिएशन से विभिन्नताएं। विभिन्नताओं का मतलब ये होता है अलग गुणों का हो जाना। क्या हो जाना अलग गुणों का हो जाना। हम जानते हैं कि जो संततियां होती है संततियों में सभी गुण
जो है वो बिल्कुल जनकों के समान नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ अंतर आ जाता है, जो ये अंतर कायिक या फिर वातावरणीय कारणों की वजह से भी आ सकता है। हम ये देखते हैं कि हमारे माता पिता की अगर 4 संतानें हैं तो 4 संतानें जो है वो आपस में है, उनमें भी कुछ न कुछ विभिन्नताएं हैं, और वो बिल्कुल जो है गुणों के अंदर अपने माता पिता से बिल्कुल हूबहू सेम के सेम नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ उनके अंदर अंतर आ जाता है। उसी को अपन क्या कहेंगे, वेरिएशंस कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा अगर अपन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि संततियों में सभी गुण जनकों के बिल्कुल समान नहीं होते, समान नहीं होते हैं, यानी कहने का मतलब है उसमें कुछ न कुछ जो है वो कायिक या वातावरणीय विभिन्नता है, अर्थात उनमें कायिक या वातावरणीय कारकों के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, ये वेरिएशंस या विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये कुछ डेफिनेशंस के बाद में अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वह है मेंडलवाद। मेंडलवाद क्या है, मेंडल के नियमों को ही मेंडलवाद कहते हैं, मेंडल के नियमों को ही मेंडलवाद कहते हैं। तो यहाँ मेंडलवाद के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मेंडलवाद, मेंडल के नियमों को हम क्या कहते हैं, मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहते हैं। उन्होंने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर जो नियम दिए थे उन्हीं को ये जो है वो मेंडलवाद कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम मेंडल का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। जीवन परिचय अक्सर पूछा जाता है, तो जीवन परिचय का मतलब ये हो गया कि जब मेंडल का जो जन्म है वो एक, हम ये जैसे कई बुक में आता है कि सिलेसिया ग्राम, जो ऑस्ट्रिया एक देश चेकोस्लोवाकिया के अंदर जो है, तो वहां के सिलेसिया ग्राम में या दो नाम आते हैं, तो आपके पास में आता है सिलेसिया ग्राम, और कई बुक के अंदर जो मिलता है आपके पास में मोराविया ग्राम, ये हो सकता है मिले जुले हो, मोराविया ग्राम। और इसमें एक प्रांत का जो नाम होता है वो है हिजेनड्रॉफ ग्राम। और अगर देश का नाम देखें हम, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो है इसके अंदर है चको, यहाँ पर लिख सकते हैं जो अभी है चेकोस्लोवाकिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जन्म जो है 22 जुलाई, जब आपकी सामान्यतः स्कूल ओपन होती है 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था। 22 जुलाई 1822 का इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में ये इनकी प्राथमिक शिक्षा है वहाँ इनके गांव में या उनके वहीं प्रांत में हुई। उसके बाद में ये उच्च अध्ययन के लिए जो है वो वीना विश्वविद्यालय चले गए। वीना विश्वविद्यालय जाने के बाद में हम संक्षेप में देख लेते हैं कि कुछ समय तक उन्होंने रिसर्च का काम किया, फिर इन्होंने विज्ञान के अध्यापन का काम भी करवाया, समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य भी करवाया। लेकिन उसके बाद में ये जो है वो ऑस्ट्रिया के जो ब्रुन शहर है, ब्रुन शहर के अंदर है एक चर्च के अंदर जो है वो पादरी का काम करने लगे। और उन्होंने जितने भी अपने जो है ये अध्ययन या प्रयोग किए आनुवंशिकता के, जितने भी उन्होंने प्रयोग किए हैं वो यही पादरी रहते हुए और जो ब्रुन शहर है वहाँ पर उन्होंने सारा कार्य किए। तो उनके अध्ययन के बारे में अपन ये यहाँ देखते हैं। फिर इनके बारे में ये देखते हैं कि उन्होंने किस किस के ऊपर कार्य करवाया। तो हम ये देखते हैं उन्होंने अपने अध्ययन के लिए जो है ध्यान बहुत बार पूछा जाता है मटर के पादप का, मटर, और इसको अपन बोलते हैं पाइसन सेटाइवम, यानी उद्यान मटर। ये अक्सर बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन से कि मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए या प्रयोगों के लिए कौन से पादप का चयन किया। तो आप ध्यान रखना ये मीठी मटर नहीं है बल्कि कौन सी है, उद्यान मटर है, जिसको हम पाइसन सेटाइवम के नाम से जानते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। मैंने अभी आपको बताया था कि उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एकल संकरण और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो संकरण के आधार पर अपने जो प्रयोग दिए, नियम दिए, और उसी के ऊपर पूरी जेनेटिक्स जो है वो डिपेंडेंट है। तो उन्होंने जो है वो इस पर कार्य किया। और कार्य करने के बाद में जो है 1865 के अंदर
1865 के अंदर जो है वो इन जो उन्होंने प्रयोग किए थे उन प्रयोगों को वो ब्रून जो शहर है सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यानी हम यूं कह सकते हैं कि अपने शोधों को उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक जो संस्था है वहाँ की उसके समक्ष जो है उन्होंने प्रस्तुत किए ये 1865 के अंदर। और फिर अगले साल उस वक्त तो उस बुक के ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं गया, अर्थात एक बेकार से एक शोध मान करके उन्होंने साइड में रख दिया। लेकिन उन्होंने बाद में जो अगले साल है उनकी वार्षिक जो पत्रिका निकलती है पादप संकरण के प्रयोग, इस शीर्षक के नाम से 1866 यानी अगले साल जो है उन्होंने पादप संकरण के प्रयोग के नाम से उनके जो है वो प्रयोगों को जो है छापा। लेकिन उस वक्त इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, हालांकि बाद में ये काफ़ी विस्तृत या रूप से जो है वो चर्चित हुए। लेकिन ये उस स्थान पर जो उन्होंने छापा और उसके बाद में जो है ये हम कह सकते हैं कि इनका जो अध्ययन करने का या शोध करने का जो समय था वो 1856 से लेकर के 1865 तक का रहा। और उसके बाद में जो है वो 6 जनवरी 1884 को जो है उनकी एक चिरकालिक शोध इस बीमारी की वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जीवन काल है वो 1822 से लेकर के 1884 तक रहा। मेंडल जब तक रहे तब तक उनके काम कार्य के ऊपर इतनी कोई विशेष चर्चा नहीं की गई, लेकिन बाद में जो है विशेष प्रकार से जो है ये काफी प्रचलित हुए। अब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्या कारण था कि इन्होंने अपने प्रयोग के लिए है मटर के पादप का ही चयन किया। तो देखो मटर के पादप का चयन करने के कुछ विशेष कारण थे। एक तो पहला कारण तो ये है कि मटर का पादप जो होता है वो उसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, यानी लगभग अपन ये कह सकते हैं ये 3-4 महीने के अंदर ही इसकी जो फसल है वो तैयार हो जाती है। तो हम कह सकते हैं जीवन काल अल्प या छोटा होना। तो उसकी वजह से ये हुआ कि हम एक वर्ष में ही कई जातियों का जो है वो अध्ययन कर सकते हैं। और अपने जीवन काल में मेंडल ने है कि कई जातियों का जो है वो कई पीढ़ियों तक का जो है वो अध्ययन किया। दूसरा मुख्य कारण ये था कि पादप जो होता है द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है वो नर व मादा दोनों जन्मांग पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से ये हुआ कि इसमें जो है वो हम स्व परागण तो होता है और कृत्रिम विधि के द्वारा हम इसके अंदर पर परागण भी करवा सकते हैं। तो दूसरा कारण उनका ये था जिसकी वजह से उन्होंने मटर के पादप का चयन किया। तीसरा इसमें यह था कि मटर का पादप जो है वो काफी छोटा होता है, तो जगह की भी कम आवश्यकता पड़ती है, जगह की कम आवश्यकता, ये भी एक कारण था। इसके अलावा एक जो मुख्य कारण ये भी था कि जो मटर का जो पादप होता है, मटर का जो पादप होता है उसके अंदर जो है कई प्रकार के विप्रियसी, विप्रियसी एक नया वैज्ञानिक शब्द है। विप्रियसी का मतलब ये होगा कि ऐसे गुण जो एक दूसरे के विपरीत हो लेकिन एक ही हो। जैसा हम इसको ये समझ सकते हैं कि लंबाई का जो गुण है लंबापन और गोलापन, ये दोनों एक दूसरे के विपरीयसी है। तो मटर के पादप में उन्होंने लगभग 34 प्रकार के जो विपरीय लक्षणों को देखा, जिसमें से उन्होंने अपना जो प्रयोग के लिए वो 7 प्रकार के लक्षण है उनको काम में लिया। तो ये वो कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल की सफलता का क्या कारण था। तो एक बहुत बड़ा कारण तो ये था कि उन्होंने मटर के पादप का चयन किया। तो यहाँ हम देख सकते हैं मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। उनमें से मुख्य रूप से देखो उन्होंने मेंडल ने क्या किया, एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। उन्होंने सारे पर जैसे 34 प्रकार के विक्रिया से लक्षण देखे जरूर थे और 7 लक्षणों पर उन्होंने प्रयोग जरूर किए थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक एक लक्षणों पर अध्ययन किया और सबके अलग प्रकार से रिजल्ट निकाले। ऐसा नहीं कि उन्होंने सबको साथ में ले लिया हो। दूसरा ये है कि अनुमानिक रूप से उन्होंने जो मटर के पादप का जो चयन किया था, उन्होंने अनुमानिक रूप से शुद्ध व बिल्कुल स्वस्थ पौधों का ही अध्ययन किया, अशुद्ध पौधों को उन्होंने लिया ही नहीं था। तीसरा है कि स्वपरागित पौधों में विभूषण अपनाना, कि पर परागण तो जो स्वपरागित जो पौधे हो जाते हैं उन्होंने उसके अंदर भी उन्होंने जो है विभूषण की प्रक्रिया अपनाई और
जो है उनका रिजल्ट जो है वो उनके अनुकूल प्राप्त हुआ। इसके बाद में कि उन्होंने प्रथम पीढ़ी के परिपक्व हो जाने के बाद में, प्रथम पीढ़ी कंप्लीट हो जाने के बाद में उन्होंने दूसरी पीढ़ी पर प्रयोग किए थे, तो ये भी उनकी एक सफलता का कारण था। इसके बाद में उन्होंने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो करवाया, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के प्रयोग करने के बाद में उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस पर एक्सपेरिमेंट करवाया और उनके जो रिजल्ट प्राप्त किए। तो ये वो कारण थे जिसकी वजह से मेंडल को है वो सफलता मिली। लेकिन उस वक्त जो है मेंडल पूर्ण रूप से जो है वो सफल नहीं हो पाए, यानी हम यूं कह सकते हैं कि तात्कालिक रूप से जो है उनकी असफलता के कुछ कारण भी थे। तो हम उनको कह सकते हैं उस वक्त, हालांकि वो जो कारण उनके रीजन आप खोज लिए गए हैं, लेकिन उस वक्त वो असफल क्यों हुए? एक मुख्य कारण था चार्ल्स डार्विन, यानी चार्ल्स डार्विन जो वैज्ञानिक है उनकी उद्विकास की थ्योरी उस वक्त जो है वो प्रचलित थी। 1859 में चार्ल्स डार्विन उन्होंने उद्विकास का सिद्धांत, यानी जिसको हम ये आपने पढ़ा होगा नेचुरल सिलेक्शंस, यानी जो प्रकृति अपने जीवों का चयन कर लेती थी, वो किताब जो है वो काफी चर्चा में थी। और चार्ल्स डार्विन उस वक्त के बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, तो ये भी एक कारण था कि उस वक्त जो है वो मेंडल के ऊपर जो है विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा जो बड़ा कारण था वो ये था कि कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है वो मेंडल उस वक्त नहीं दे पाए, जिसमें से मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि इसमें आपके पास में हायरेशियम हॉकवीड या हायरेशियम के जो पादप थे उसमें कुछ भी अलग प्रकार के रिजल्ट प्राप्त हुए जो कि मेंडल के नियमों से या मेंडल के अनुपातों से अलग थे। तो वो भी एक बड़ा कारण था कि मेंडल के नियमों को पूर्ण रूप से जो है वो उस वक्त मान्यता नहीं मिल पाई। इसके बाद में हम देखते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन कौन से हमने ये देखा है कि 34 प्रकार के जो विपरीत लक्षण देखे थे उसमें 7 प्रकार के जो लक्षणों का जो चयन किया है वो कौन कौन से थे, तो हम यहाँ अपने चार्ट के अंदर देख लेते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिन 7 लक्षणों को काम में लिया था वो 7 लक्षण यहाँ अपने बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। इन लक्षणों में सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि गुण या लक्षण जो लिए थे ये 7 लक्षण लिए थे, और उनमें से जो हम विपर्यासी लक्षणों की बातचीत करते आए हैं, यानी गुण तो एक ही हो लेकिन एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे हम ये देखते हैं कि उसमें से उन्होंने एक को प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी माना था, यानी एक तो वो लक्षण जो दिखाई दे जाते हैं, एक वे लक्षण जो दिखाई होते तो है लेकिन दिखाई नहीं देते। जैसे हम हमारे माता पिता में देखते हैं कि पिताजी अगर लंबे हैं और माताजी अगर कुछ बोने हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो मीडियम न होकर के कुछ बच्चे लंबे होते हैं तो कुछ बोने होते हैं। तो जो लंबे होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो पिताजी वाला गुण उनमें प्रभावी है, और जो बोने होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि उसमें माँ का लक्षण जो प्रभावी है। तो दोनों प्रभावी या दोनों अप्रभावी नहीं हो सकते, उनमें से एक विपर्यासी लक्षण प्रभावी तो दूसरा विपर्यासी लक्षण जो है वो अप्रभावी होता है। जैसे हम पादप की लंबाई के लिए देखते हैं तो उन्होंने लंबापन है वो प्रभावी माना और बोनापन जो है वो अप्रभावी लक्षण माना, यानी ये लक्षण होता तो है लेकिन F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है। दूसरा उन्होंने देखा था पुष्प का रंग जो है उन्हें बैंगनी जो है वो प्रभावी माना और जो सफेद है वो अप्रभावी लक्षण माना। तीसरा हम देखते हैं पुष्प की स्थिति का मतलब ये हुआ कि पादप के पुष्प कहाँ लगा हुआ है, तो 2 प्रकार से लगा हो सकता है। एक तो जैसे ये आपके पास शाखा निकल रही है तो यहाँ पर लगा हो सकता है, इसको तो हम बोलते हैं कक्षस, और एक ये हो सकता है जैसे ये जो है वो सबसे आगे लगा हो सकता है तो उसको अपन कह सकते हैं अग्रस्त। इसके बाद में बीज का रंग, तो बीज का रंग जो है वो पीला जो है प्रभावी माना था और हरा जो उन्होंने अप्रभावी माना। उसके बाद में फली का रंग, हरी फलियां हैं वो प्रभावी मानी थी और पीली जो फलियां हैं वो उन्होंने अप्रभावी मानी थी। फली का आकार की जहां हम चर्चा करते हैं तो फुली हुई का मतलब इस प्रकार से जो है वो फली है वो उन्होंने प्रभावी मानी थी, और इस प्रकार से जो फली है जो सिकड़ी हुई है वो उन्होंने अप्रभावी लक्षण माना था। और लास्ट इसका जो है बीज का आकार इस प्रकार से जो गोल बीज है उसको उन्होंने जो प्रभावी माना था, और इस प्रकार से जो झुर्रीदार जो बीज है उनको उन्होंने जो अप्रभावी माना था। तो इन 7 लक्षणों
को आधार मानते हुए या इन कैरेक्टर्स को आधार मानते हुए मेंडल ने जो दो प्रयोग किए थे, एक उसके अंदर जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक जो है वो जाति के किसी एक गुणों को साथ में लेते हुए या एक गुणों को आधार मानते हुए यदि क्रॉस करवाया जाए, एक लक्षणों को, जैसे हम सपोज ये कर लेते हैं पादप की लंबाई, यदि लंबाई को ही आधार मान करके क्रॉस करवाया जाए तो वो होता है एकल संकर संकरण। या जैसे उन्होंने पुष्प का रंग ले लिया, तो पुष्प के रंग को अगर आधार मान करके वो क्रॉस करवाएं तो वो हो गया आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है कि एक लक्षण को साथ में नहीं लेकर के दो लक्षणों को ले लिया। सपोज कीजिए उन्होंने पादप की लंबाई भी ले ली और पुष्प का रंग भी ले लिया, इन दो लक्षणों को साथ में लेकर के अगर क्रॉस करवाते हैं तो उनको अपन बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ हम जो है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड की पहले परिभाषा लिखते हैं। ये यहाँ पर है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी इसको हम बोलते हैं एकल संकर संकरण। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो है वो मेंडल ने एक ही लक्षणों को लेकर के जो क्रॉस करवाया था उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसकी परिभाषा यदि हम यहाँ देना चाहें तो ये दे सकते हैं, यदि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों, यदि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाए तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो है वो केवल और केवल एक, यानी हम कह सकते हैं एक युग्म विकल्पी, इसमें एक युग्म विकल्पी जिसको अपन एलिल्स के नाम से जानते हैं वो भाग लेते हैं। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए है वो शुद्ध समयुग्मजी, शुद्ध समयुग्मजी जिसको हम कहते हैं होमोजाइगस, लक्षणों को काम में लिया। इसके लिए उन्होंने शुद्ध लंबा खोदा जिसको हम टी और टी, कैपिटल टी और टी से हम इसको शो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में उन्होंने शुद्ध जो गुना, इसको हम स्मॉल टी और स्मॉल टी के नाम से दर्शाते हैं। ये दोनों ही जो आपके पास में होमोजाइगस, क्योंकि समान है एक जैसे होमोजाइगस है, और ये शुद्ध कहलाएंगे। इन पौधों के मध्य जब उन्होंने क्रॉस करवाया जिसमें उन्होंने जो है लंबेपन को प्रभावी माना और गोलेपन को अप्रभावी माना, तो F1PD में उन्होंने देखा कि सबके अंदर F1PD में जो भी लक्षण प्राप्त होते हैं वो सारे जो होते हैं वो लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब वो शुद्ध होते हैं या अशुद्ध होते हैं वो यहाँ हम देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ हम देखते हैं प्रभावी और यहाँ अप्रभावी। प्रभावी को हमने यहाँ टी और टी से दर्शाया है, अप्रभावी को हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी से दिखाया। सबसे पहले हम इसके जो है वो क्या बना लेते हैं, गैमेट बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों के गैमेट बन गए, यहाँ पर ये दोनों गैमेट मिल गए और फिर इनका F1PD में यहाँ क्रॉस करवाते हैं। ये F1PD, तो अगर इसको इससे क्रॉस करवाए तो आपके पास में ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसको इससे करवा दीजिए आप, वही कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसको इससे करवा दीजिए, वही कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको फिर इससे करवा दीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि F1PD के अंदर जो सारे पादप प्राप्त हो रहे हैं वो सभी लंबे प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ये अशुद्ध लंबे हैं, शुद्ध लंबे नहीं है, ये अशुद्ध लंबे। इसको हम दूसरी टाइप से अगर दिखाना चाहे तो इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ हम इसको शो करना चाहे तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ एक ये टी और टी ये जो है प्रभावी वाला ले लिया और यहाँ पर हम अप्रभावी ले लेते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसके सबसे पहले हम गैमेट बना लेते हैं। तो इसके दो गैमेट ये बन गए,
कैपिटल टी और कैपिटल टी, और इनके बन जाएंगे आपके पास में स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसको आप क्रॉस करवा दीजिए, देखो इसको इससे क्रॉस करवाने पर आपके पास में आ जाएगा ये कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, यहाँ इसको करवाने पर कैपिटल और स्मॉल, ये कैपिटल और स्मॉल, और ये सारे जो पादप है वो क्या है, अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। ये F1PD में है। अब F1PD से प्राप्त जो पौधे हैं, जो संततियां प्राप्त हुई है, उसको यदि हम वापस स्वपरागित करवाएं, इनसे नई अगर वो पीढ़ी प्राप्त करें तो उससे F2PD प्राप्त होगी, और F2PD के लिए हम इन्हीं में से लेते हैं। F1PD से प्राप्त जो आपके पास में जैसे ये पौधा प्राप्त हुआ, तो ये आपके पास में शुद्ध लंबा F1PD से प्राप्त, और दूसरा भी आपके पास में ये हम चेकर बोर्ड के माध्यम से बना लेते हैं, दोनों सेम हो जाएंगे इसके अंदर। ये आपके पास में एक प्रभावी, और ये आपके पास में आप अप्रभावी इसको मान सकते हैं, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर सबसे पहले इसके हम क्या बनाएंगे, गेमिट बनाएंगे, इसके भी हम गेमिट बनाएंगे। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ इस प्रकार से इसकी गेमिट बन जाएगी, और F2PD हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। F2PD प्राप्त करते सबसे पहले इस टी को इस टी से क्रॉस करवाया, तो ये टी और टी, कैपिटल और कैपिटल, फिर इसको इससे करवाने पर कैपिटल और स्मॉल, फिर इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इसको लेके आते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ देखिए हमें कुछ अलग प्रकार के जो है वो पौधे प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो पादप है ये बिल्कुल लंबा है, ये पादप भी लंबा है, ये पादप भी लंबा है, और ये पादप भी लंबा है, यानी सॉरी बोना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें लगभग 75% जो पौधे हैं वो लंबे प्राप्त हो रहे हैं, और 25% जो पौधे हैं वो बोने प्राप्त हो रहे हैं। यदि हम इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालें, यदि बाहर से हम इसको देखते हैं तो उसको अपन बोलते हैं फिनोटाइप, हिंदी में इसको बोलते हैं लक्षण प्ररूप, यानी लक्षणों के आधार पर अगर हम इसका देखें तो हमें अनुपात देखो 1, 2 और 3, तो इसका 3:1 प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम यहाँ पर इनका जीनोटाइप कैरेक्टर देखें, जीनोटाइप जिसको अपन बोलते हैं जीन प्ररूप, जीनों के आधार पर अगर इसका निर्धारण करें तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें केवल और केवल जो शुद्ध पौधा है वो केवल यही एक लंबा, शुद्ध लंबा केवल एक ही प्राप्त हो रहा है। तो 1:, ये जो दो पौधे हैं वो लंबे तो है लेकिन अशुद्ध है, तो ये अनुपात 2, और ये बोना का 1। तो हम ये कह सकते हैं कि F2PD के अंदर यहाँ इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2PD के अंदर जो आपके पास फिनोटाइप है वो 3:1 यानी 75:25%, और इसका जीनोटाइप है वो 1:2:1 प्राप्त होता है। और इसके आधार पर मेंडल ने जो है वो 2 नियम दिए हैं। एक दिया है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, प्रभाविता का नियम, और या इसको अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं इकाई लक्षण का नियम, और दूसरा उन्होंने जो दिया इसका वो है युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो दोनों नियमों की चर्चा हम यहाँ पर ये कर रहे हैं। के जो 2 नियम उसमें से पहला नियम है प्रभाविता का नियम या इकाई लक्षण का नियम। जैसे कि हमने यहाँ देखा है, इसको 2 भागों में बांट कर सबसे महत्वपूर्ण नियम ये जो इसका जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग ये कहता है कि जो संततियाँ होती है, या हम यूँ कह सकते हैं इसके अंदर कि इस नियम के 2 भाग है। प्रथम भाग के अनुसार जीवों के सभी लक्षण जो होते हैं, जीवों के सभी लक्षण जो होते हैं वो आनुवंशिक इकाइयों के रूप में होते हैं। जीवों के सभी लक्षण आनुवंशिक इकाइयों के रूप में होते हैं जो जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, और जो जीन है वो युग्म के रूप में या जोड़ों के रूप में रहते हैं। तो पहला नियम का आपके पास प्रथम भाग, इसी नियम का प्रथम भाग यह है कि जीवों के सभी लक्षण जो आनुवंशिक इकाइयों के रूप में होते हैं और जो जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और ये जोड़ों के रूप में रहते हैं। और इसका जो सेकंड वाला भाग है वो भाग बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि F1PD में जो लक्षण दिखाई दे जाते हैं, यानी प्रभावी जो लक्षण है वो F1PD में दिखाई दे जाते हैं, और अप्रभावी जो लक्षण है वो F1PD में होते तो जरूर है लेकिन दिखाई नहीं देते। जैसा कि अभी हमने इसमें ये
अशुद्ध लंबे की अगर हमने बातचीत की थी, अशुद्ध लंबा, तो अशुद्ध लंबे के अंदर जो है इस प्रकार के है, तो ये जो टेग है उसमें लंबापन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बोनेपन का जो लक्षण उसमें है तो सही, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये यही पहला नियम है कि प्रभाविता का जो नियम है उसके अंदर जो है वो कुछ लक्षण दिखाई दे, प्रभावी लक्षण दिखाई दे जाते हैं और अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते, वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे हमारे अंदर या मनुष्य की अगर अपन बातचीत करें तो देखो डायबिटीज, मधुमेहता है, जड़बुद्धीता है, या हीमोफीलिया है, या रंजकहीनता है, ये कुछ ऐसे लक्षण जो है इसके उदाहरण आ जाते हैं। किसके? ये इकाई लक्षण या प्रभाविता के नियम के कुछ लक्षण है, जो बीमारियां हैं जो हमारे अंदर दिखाई दे जाती है। इसके बाद में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही दूसरा जो नियम है वो आपके पास में है, इसको अपन कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी गैमेट की शुद्धता का नियम। दूसरा इसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम, ये इसी का नाम है। और तीसरा इसका जो नाम है वह है विसंयोजकता का सिद्धांत या विसंयोजन का नियम। तीनों एक ही है, यानी इसमें यहां से हम लेते हैं कि हम देखते हैं कि ये जैसे हमने एक अशुद्ध लंबे की बातचीत की थी टी ओ टी, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो है वो प्रभावी और अप्रभावी जो गुण है वो जिंदगी भर साथ साथ रहते हैं, यानी ये युग्मों के रूप में, लेकिन ये एक दूसरे को कभी सदूषित नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालते हैं। जैसे इसको युग्मक बनते हैं या नई पीढ़ी में ये जनन करते हैं तो ये लंबापन का लक्षण अलग हो जाता है, बुनापन का लक्षण अलग हो जाता है। तो इसकी परिभाषा हम यूं लिख सकते हैं इसके कि संकर संतति जो होती है वो विषम युग्मती होती है। संकर संतति विषम युग्मजी होती है, और विषम युग्मजी के दोनों जो कैरेक्टर्स है, कौन सा? लंबा और बोना, दोनों कारक विषम युग्मजी के दोनों कारक सदैव एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित या सदूषित नहीं करते हैं, बल्कि क्या होता है, जैसे ही इसके युग्मक बनते हैं तो वो शुद्ध रूप से पृथक पृथक हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम या डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी द्वि संकर संकरण। सेम वैसे इसकी डेफिनेशन, लेकिन इसमें हम दो गुणों को साथ में लेते हैं। जैसे हो सकता है हम लंबाई और पुष्प का रंग ले लिया है, लंबाई और बीज की आकृति हमने ले ली है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी दो जोड़ी द्विप्रियासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में भिन्नता रखने वाले, लक्षणों में भिन्नता रखने वाले शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस, जनकों के मध्य क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है। अर्थात उन्होंने एक पौधे को न लेकर के एक पौधे के जो है वो दो लक्षणों को साथ में लेकर के उन्होंने जो प्रयोग करवाए। इस हेतु मेंडल ने देखो दो पौधे, जैसे उन्होंने मेंडल ने दो लक्षणों को साथ में लिया, उन्होंने गोल व पीले, कौन सी बीज ली उन्होंने? दो जोड़ी विपरीत लक्षणों में गोल व पीले, और दूसरा आपके पास में झुर्रीदार व हरे। ये दो लक्षण हो गए, उनको उन्होंने लिया। तो गोल को उन्होंने दिखाया था आर से और पीले को वाई से, और झुर्रीदार को हम दिखा सकते हैं कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इसको जो है वो प्रभावी माना
और ये आपके पास में अप्रभावी। सबसे पहले जो है जब इनसे F1 पीढ़ी प्राप्त की जाती है तो देखिए ध्यान रखने की बात है, F1 पीढ़ी में जो जनक जो प्राप्त होते हैं वो अशुद्ध जो प्राप्त होते हैं लेकिन सारे एक जैसे होते हैं। जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखा था कि सारे पौधे जो है वो अशुद्ध लंबे प्राप्त हो रहे थे, तो यहाँ पर भी जो सारे जो पौधे प्राप्त होते हैं यदि हम इसकी गेमेट वगैरह बनाकर करते हैं तो सारे पौधे इसके भी जो प्राप्त होते हैं कैसे प्राप्त होंगे, गोल व पीले प्राप्त होंगे, लेकिन वो अशुद्ध होंगे क्योंकि उसके अंदर जो है वो झुर्रीदार व हरे के लक्षण भी होंगे, लेकिन वो जो है वो प्रभावी नहीं होंगे, अप्रभावी होंगे। तो उन्होंने इस प्रकार से देखा कि सारे जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं इस प्रकार के आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसका हम ये कह सकते हैं अशुद्ध, गोल व पीले, क्योंकि ये दिखाई देने के अंदर जो प्रभावी वाला लक्षण दिखाई देगा, गोल व पीले दिखाई देंगे, लेकिन इसके अंदर झुर्रीदार व हरे के कैरेक्टर्स भी होंगे, इसीलिए इसको हमने इस प्रकार से अशुद्ध कहा है। अब ये आपके पास में F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब इस F1 पीढ़ी जो प्राप्त हो रही है उसको हम एक चेकर बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों पौधों में यदि वापस में हम क्या करवाएं, इसमें स्व परागित करवाएं या स्व निषेचन कराएं तो हमें किस प्रकार से जो है लक्षण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम जल्दी से जो है वो चेकर बोर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ छोटे रूप में बनाएंगे जिसमें हम 16 जो काउंटर इस प्रकार से बनाएंगे। हमने सबसे पहले तो एक तो ये लिया, देखो यहाँ पर ये, इसको हम प्रभावी मान लेते हैं और इधर ये ले लेते हैं अपन, ये अब हम अप्रभावी मान लेते हैं। यहाँ इसके गेमेट बनाने के लिए जगह छोड़ लेते हैं और यहाँ 16 कार्य बनाएंगे हम। डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाने के लिए हमें चेकर बोर्ड बनाना है, जो 16 खाने युक्त हमें यहाँ चेकर बोर्ड बना लेते हैं और यहाँ के प्रभावी और अप्रभावी यानी F1 पीढ़ी से जो पौधे हमें प्राप्त हुए थे उनके हम वापस गेमेट बनाते हैं। तो गेमेट बनाने में यहाँ देखिए सबसे पहले आपके पास गेमेट बनेगा वो आपके पास में कैपिटल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल वाई। दूसरा आपके पास जो बनेगा वो कैपिटल आर और यहाँ हम ले लेते हैं स्मॉल वाई ले लेते हैं, ठीक है। फिर ये आर वाला कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पर हम देखते हैं वाई वाला ले लेते हैं, तो वाई कैपिटल और आर स्मॉल, और फिर आपके पास में आ जाएगा आर स्मॉल और वाई भी स्मॉल। पहले यहाँ आर लिख लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो सेम इस प्रकार के बन रहे हैं, यही जो इसके गेमेट यहाँ भी इसी प्रकार के बना लो आप, आर कैपिटल स्मॉल और यहाँ पर इस प्रकार से। और जिस तरह से हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो क्रॉस करवाया था वैसे ही क्रॉस हम यहाँ करवाते हैं। तो देखो आर और आर को हमने करवाया, तो देखो आर और आर कैपिटल और वाई वाई को करवाने पर दोनों वाई वाई क्लियर हो गया। इसके बाद इस आर को आर से करवाओ, आर और यहाँ देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ फिर आर कैपिटल और आर स्मॉल, फिर वाई दोनों ही यहाँ कैपिटल, यहाँ देखो आर कैपिटल और दूसरा आपके पास में जो आर है वो स्मॉल है और वाई कैपिटल और वाई स्मॉल। ये एक पहली लाइन यहाँ तैयार होगी। अगर आपकी ये लाइन आपकी तैयार समझ में आ जाती है तो बाकी क्रॉस कराने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सेम जिस तरह से हमने इनको क्रॉस करवाया वैसे अब इसको छोड़ करके इसको हम क्रॉस करवाते हैं। तो इसको आर से आर करवाने पर आर कैपिटल और वाई एक कैपिटल एक स्मॉल, इसी प्रकार से आर दोनों कैपिटल और वाई दोनों ही स्मॉल। यहाँ देखो आर कैपिटल स्मॉल, वाई कैपिटल और स्मॉल। यहाँ हम देखते हैं आर कैपिटल आर स्मॉल और वाई दोनों ही आपके पास में स्मॉल आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आर कैपिटल आर स्मॉल, वाई दोनों ही कैपिटल, आर कैपिटल वाई आपके पास में ये आर स्मॉल और वाई कैपिटल और वाई स्मॉल। यहाँ हम देखते हैं आर दोनों ही जो आपके पास में स्मॉल है और वाई दोनों ही आपके पास में कैपिटल है। यहाँ हम देखते हैं आर दोनों ही स्मॉल और एक वाई कैपिटल और एक वाई स्मॉल। लास्ट लाइन आपके पास रह रही है आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल। यहाँ हम देखते हैं आर कैपिटल आर स्मॉल वाई दोनों ही आपके पास में स्मॉल। यहाँ हम देखते हैं आर दोनों ही स्मॉल और वाई एक कैपिटल और एक है स्मॉल। यहाँ हम देखते हैं ये सारा ये एक विशेष रूप से ध्यान रखना, आर दोनों ही स्मॉल है और वाई भी दोनों ही यहाँ पर स्मॉल है। तो हम ये देखेंगे कि ये एक मात्र ऐसा हमें प्लांट प्राप्त हो रहा है जो बिल्कुल जो है हर तरीके से जो है वो संयुग्मित भी है और एक जैसा भी है। अब यहाँ हम देखते हैं
कि यहाँ हमें हमारे पास में कितने पौधे जो हमें गोल प्राप्त हो रहे हैं, कितने झुर्रीदार प्राप्त हो रहे हैं और कितने जो है वो गोल प्राप्त हो रहे हैं इसमें से। तो यहाँ हमें इसका कुछ अनुपात निकालते हैं। अनुपात में सबसे पहले हम देखो 4 प्रकार के पौधे हमें प्राप्त होंगे यहाँ पर। सबसे पहले गोल व पीला। तो गोल व पीला में गोल में क्या आ रहा है आपके पास में आर आ रहा, पीले में वाई आ रहा। तो जितने भी आर कैपिटल और वाई कैपिटल को देख लीजिए, एक एक ही है। तो देखो ये आपके पास में ये जो आपके पास सबसे पहला है ये इसी में आ जाएगा, क्योंकि आर इसमें भी है। ये आर कैपिटल और वाई कैपिटल ये भी है यहाँ। इसके बाद में हम देखते हैं ये आर और ये आर ये भी है। तो 1 2 3 और ये आर और ये कैपिटल ये 4, ये आर ये कैपिटल ये 5, ये आर, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, ये स्मॉल है, यहाँ कैपिटल नहीं, इसको छोड़ेंगे। ये आ गया इसमें, ये 6 नंबर, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें वाई जो है वो स्मॉल ही है। यहाँ दोनों है, दोनों यानी कैपिटल होने चाहिए। तो ये आपके पास में 7वां हो गया। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है इसके अंदर देखो ये भी है। ये आपके पास में 8वां हो गया। और आपके पास में एक कौन सा रह गया इसमें, ए कोई रह रहा है। तो शायद हमने ये स्मॉल है यहाँ पर, तो स्मॉल ही किया था। आर आर वाई वाई, शायद यहाँ पर आर आर वाई वाई, ये आर आर ये वाई, यहाँ पर ये कैपिटल है। सॉरी यहाँ पर आपके पास में क्योंकि ये कैपिटल है तो ये आपके पास में यहाँ कैपिटल आ जाएगा। तो आपके मतलब ये 8वां होगा, ये 9वां हो गया। तो 9 ऐसे पौधे हैं 16 में से जो 9 है, यानी हम इसको लिखेंगे 9/16। ये पौधे हैं जो आपके पास में क्या है, गोल व पीले हैं। अब इसके बाद में दूसरा आपके पास में देखेंगे गोल व हरे। देख लेते हैं गोल व हरे। तो गोल व हरे का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर एक आर तो ये हो, लेकिन हरे के लिए हमने माना है कि आपके पास में स्मॉल वाला है। तो आपके पास में एक ये पौधा जो है गोल व हरा आ जाएगा, ठीक है। एक ये आ रहा है, ये गोल वाला आ रहा है, क्योंकि एक कैपिटल और एक स्मॉल, 2 आ रहे हैं। और एक आपके पास में ये नहीं है, ये नहीं, एक ही आ गया। तो ये 3 पौधे जो आ रहे हैं टोटल, तो हम क्या लिखेंगे 3/16। ये आपके पास में गोल व हरे पौधे हमें प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा हम यहाँ देखेंगे गोल वाले दोनों हो गए। अब हम देखेंगे झुर्रीदार व पीले। तो झुर्रीदार और पीले का मतलब ये हो गया कि जो बाकी पौधे बच रहे हैं, एक ये, 2 ये, तीसरा आपके पास में ये आपके पास में कौन से हैं, झुर्रीदार। क्योंकि झुर्रीदार को हमने किससे दर्शाया है, स्मॉल आर से दर्शाया हुआ है, और पीलों का हमने जो है वो कैपिटल वाई से दर्शाया हुआ है। तो ये भी आपके पास में आ जाएगी। यहाँ पे लिखा रहता है 3/16 में से 3 आ गया। और लास्ट आपके पास में रह गया वो कौन सा है, झुर्रीदार व हरे। झुर्रीदार व हरे यानी जिसके अंदर दोनों में जो स्मॉल हो, ये आपके पास में है वो झुर्रीदार व हरे। यानी 16 में से केवल एक पौधा ऐसा है जो झुर्रीदार व हरा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसके हमें जो जीनोटाइप और फिनोटाइप किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जो लक्षणों के देख के आधार पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं फिनोटाइप, यानी फिनोटाइप यानी लक्षण प्ररूप। तो लक्षण प्ररूप आपके पास में प्राप्त हो रहे हैं 3 सॉरी ऊपर आपके पास में ये 9:3:3:1 टोटल करके देख लो 16 होने चाहिए। तो ये आपके पास में इसका फिनोटाइप यानी लक्षण प्ररूप का। दूसरा इसके बाद में आपके पास में हम इसका निकालते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम जब इसका लक्षण लिखते हैं तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, वैसे याद करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन इनमें से अगर अपन देखते हैं तो देखो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और फिर 1 2 1 2 1 जब तक 16 नहीं आ जाए, यानी 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ तक तो ये हो जाएगा 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। ओके, और फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 चलने दो। कब तक चलने दो, जब तक 16 ना हो जाए। अपने पास हो गए होंगे 3 2 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 2 4 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। तो इसका मतलब ये इस प्रकार से हमें ये ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसके आपके पास में फिनोटाइप प्राप्त होंगे और नीचे वाले इसके जीनोटाइप कैरेक्टर्स प्राप्त होंगे। और इसके आधार पर जो है उन्होंने जो नियम दिया था मेंडल ने, अपना तीसरा जो नियम दिया था, वो तीसरा जो लो है, थर्ड लो है, वो है आपके पास में स्वतंत्र एफ्लुएंट का नियम। ये नियम ये कहता है, इस नियम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे हमारे पास में जो है वो
बहुत सारे कंचे हैं, जिसमें पीले कंचे भी है, जिसमें रेड भी है, जिसमें ब्लैक भी है, वाइट भी है। और उन कंचों को जब एक साथ रखें और हम इस प्रकार से खेलने के लिए फेंकते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो जो कंचे एक साथ है वो अलग अलग रूप से बिखर जाते हैं। अफ्यून का मतलब यहाँ पर क्या होता है? बिखरना होता है। अफ्यून का मतलब क्या होता है? बिखरना होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो एक साथ है, लेकिन जैसे ही वो उसके युग्मक बनते हैं या आगे जानते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। उसी को अपन कहेंगे स्वतंत्र अफ्यून का नियम। अगर इसकी हम परिभाषा लिखनी चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक जोड़ी, यहाँ लिख लेते हैं, जब दो या दो से अधिक जोड़ी, हमने दो का ही लिया, द्विपर्यासी, द्विपर्यासी मतलब एक दूसरे के विपरीत, द्विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य, लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उनकी वंशावृत्ति क्या हो पाती है? स्वतंत्र रूप से हो पाती है। तो उनकी वंशावृत्ति कराया जाता है, तो लक्षणों की वंशावृत्ति स्वतंत्र रूप से हो जाती है, स्वतंत्र रूप से हो जाती है। और ध्यान रखने की बात है कि एक वंशागति का दूसरी वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपके पास में है वो स्वतंत्र अफ्यून का नियम है। इसके लिए भी बहुत सारे जो एग्जांपल्स वगैरह जो लिए गए हैं वो हम आगे के जो चैप्टर में है वो चर्चा कर पाएंगे। धन्यवाद।